नमस्कार, आप सभी का स्वागत है समस्या और समाधान कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। दोस्तों, जब भी समस्याओं की बात आती है, हम देश की सबसे बड़ी समस्याओं की टोह लेने लगते हैं और इस वक्त बिना विवाद के देश की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। जब जब बाकी समस्याओं के मूल की बात होती है, भ्रष्टाचार बड़ी समस्या निकल कर आता है। राजनेताओं से बात करें तो इसका ठीकरा जनता पर फोड़ देते हैं। जनता से बात करें तो राजनेता और नौकरशाहों को वो सबसे भ्रष्ट बताती है। सवाल है, आखिर कौन है सबसे भ्रष्ट? भ्रष्टाचार के मूल में क्या है और कैसे समस्या का समाधान हो सकता है? आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, समाधान तलाशने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। जिस वक्त देश आजाद हुआ, क्रांतिकारियों ने आहुतियां दी अपने जीवन की, क्या सोचकर उन्होंने वो कुर्बानियां दी थी और उसके बाद कैसे भ्रष्टाचार की लपेट में देश आता चला गया। एक छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद समस्या और समाधान शुरू करते हैं। दुनिया जानती है कि कांग्रेस का जन्म आजादी के लिए बल्कि आजादी को बनाए और बचाए रखने के लिए हुआ। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि इसे जन्म देने वाला भी एक अंग्रेज ही था। मंशा ये थी कि भारतीयों के दिल और दिमाग में उठने वाले गुबार को जरूरत पड़ने पर इस मंच के रास्ते बाहर कर दिया जाए। शुरू के 20-25 साल ऐसा ही चला, तब जाकर ये सिलसिला रुका जब कांग्रेस पर लोकमान्य तिलक की पकड़ मजबूत हुई। लेकिन जैसे ही तिलक युग समाप्त हुआ, वैसे ही कांग्रेस में भ्रष्टाचार का शनि कुंडली मारकर बैठ गया। तिलक के जाने के बाद उनके नाम पर कांग्रेस का खजाना भरने के लिए तिलक फंड इकट्ठा किया गया, जिसमें घपले की चर्चा आम रही। फिर कस्तूरबा के जाने के बाद पैसा फंड इकट्ठा किया गया, उसमें भी गबन हुआ। तब से लेकर आज तक इस पांत के नेता इतना धन विदेशों में भेज चुके हैं जिसका कोई और छोर नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले स्विस बैंकों में भारत का इतना पैसा जमा है कि अगले 60 साल तक हर भारतीय को 2000 रुपए बतौर पेंशन दिया जा सकता है। जाहिर है, ये सारा पैसा इन्हीं घोटालों के रास्ते से होकर विदेशों तक पहुंचा है। घोटाले जिनकी नींव आजादी से पहले ही रखी जा चुकी थी। ऐसा लगा जैसे गोरों की विदाई के बाद काले लुटेरे देश को लूटने के लिए बैठे थे। 1948 जीप खरीद घोटाला। आजादी के बाद भारत सरकार ने एक लंदन की कंपनी से 2000 जीपों का सौदा, 80 लाख रुपए का सौदा, मिली महज 155 जीप। बीके कृष्ण मेनन के हाथ होने की बात 1955 में ही केस बंद कर दिया गया। मेनन नेहरू कैबिनेट में शामिल। साइकिल आयात घोटाला। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सेक्रेटरी S.A. वेंकटरमन पर आरोप। साइकिल आयात कोटा देने के बदले रिश्वत का आरोप। वेंकटरमन को मिली जेल। 1958 मुद्रा मेस। हरिदास मुंद्रा द्वारा स्थापित 6 कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मामला उजागर। मारुति घोटाला। मारुति कंपनी बनने से पहले यहां एक घोटाला हुआ जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम आया। 1981 अंतुले ट्रस्ट। महाराष्ट्र में सीमेंट घोटाला हुआ। तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री A.R. अंतुले पर आरोप लगा। 1987 HDW दलाली घोटाला। 1987 बोफोर्स घोटाला। एक स्वीडन की कंपनी बोफोर्स AB से रिश्वत लेने के मामले में राजीव गांधी समेत कई बड़े नेता फंसे। 1992 हर्षद मेहता कांड। 1996 चारा घोटाला। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और अन्य नेताओं ने राज्य के पशुपालन विभाग को लेकर धोखेबाजी से लिए गए 950 करोड़ रुपए कथित रूप से निगल लिए। मार्च 2001 तहलका। इस ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आर्मी ऑफिसर और राजनेताओं को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। 2002 स्टॉक मार्केट। स्टॉक ब्रोकर केतन पारिक ने स्टॉक मार्केट में 1,15,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। स्टाम्प पेपर स्कैम। ये 20,000 करोड़ रुपए का फर्जी स्टाम्प पेपर का घोटाला था। 2008 सत्यम घोटाला। देश की चौथी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक अध्यक्ष रामलिंगा राजू द्वारा 14,000 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला सामने आया। 2009 मनी लॉन्ड्रिंग। मधु कोड़ा को 4,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया। HDW सबमरीन घोटाला। एयरबस घोटाला, गबन 120 करोड़ रुपए। दूरसंचार घोटाला, गबन 1200 करोड़ रुपए।
यूरिया घोटाला, गबन 133 करोड़ रुपए, मामला दर्ज हुआ 26 मई 1996। केपी कांड, गबन 3200 करोड़ रुपए। यूपी फूड ग्रेन स्कैम, गबन 35,000 करोड़। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, गबन 1,76,000 करोड़। कॉमनवेल्थ घोटाला, गबन 70,000 करोड़। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, हाउसिंग लोन घोटाला। बेलेकेरिया पोर्ट घोटाला, कर्नाटका वक्फ बोर्ड घोटाला, गबन 2 लाख करोड़। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कांड घोटाला, गबन 10,000 करोड़। कोयला घोटाला 2012। इन सभी घोटालों पर ध्यान दिया जाए तो किसी भी पार्टी की छवि साफ नजर नहीं आती। सभी घोटाले कीचड़ में आकंठ डूबे हुए हैं। ऐसे में पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। राजनेताओं में समाज सेवा न होकर केवल भारतीय संपत्तियों को लूटने का काम रह गया। जो सरकार में हैं, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, उनकी जो विवेक अधिकार को न्यूनतम करना चाहिए। अमेरिका में एक व्यक्ति अभी भ्रष्टाचार में पकड़ा गया था, पेंशन फंड की चोरी में, उसको 150 साल की सज़ा दे दी। जो सज़ा होगी वो सख्त होनी चाहिए। पकड़ने की संभावना कम भी हो जाए, पर जो पकड़े जाएंगे उनकी हालत ऐसी ख़राब कर दें कि सब उसको उदाहरण समझ। जो लोग पकड़े जाएं इस भ्रष्टाचार में, उनकी जो संपत्ति है उसको भी जब्त करने के लिए कानून बननी चाहिए। सवाल उठता है कि जब इस गिरती साख के लिए जिम्मेदारी लेने की बात आएगी तो सरकार हमेशा की तरह अपना पल्ला एक बार फिर झाड़ लेगी। अगर जनता सिर्फ एक बार सरकारों से अपना पल्ला झाड़ ले तो उम्मीद है कि लाइन पर आते किसी को देर नहीं लगेगी। तो देखा आपने, देश आजाद हुआ तो देशभक्ति का जज्बा था, ईमानदारी का जज्बा था, लेकिन धीरे धीरे सब धूमिल होता चला गया और आजादी के तुरंत बाद से घोटालों का, घपलों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है और वो सबसे बड़ी समस्या बन गया है। इसी का समाधान तलाशने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ श्री रविंद्र सिंह जी हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान इनका है, पिछड़ों की उन्नति के लिए बड़ा योगदान है, गरीबों की उन्नति के लिए बड़ा योगदान है। हमारे साथ हैं श्री रविंद्र सिंह जी। बहुत स्वागत है रविंद्र सिंह जी आपका। और साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत हैं। ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। शोध इनका महाभारत कालीन भारत पर प्रकाशित हुआ, पीएचडी इन्होंने की है और साथ साथ पंचनद शोध संस्थान गाजियाबाद के अध्यक्ष हैं, पूर्वी दिल्ली के शोध प्रमुख हैं और गहरी नजर रखते हैं भारत में सामाजिक तौर पर हो रहे परिवर्तनों पर। दोनों खास मेहमान हमारे साथ हैं। शुरुआत में डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत जी आपसे ही करना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के मूल में क्या देखते हैं आप? भ्रष्टाचार के मूल में हमारे यहाँ अगर अपने इतिहास पर दृष्टि डालें तो शास्त्रों में कहा गया है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी जी। तो जो भ्रष्टाचार चला है ये ऊपर से नीचे की ओर ही चला है। अब अभी पैकेज में जैसे दिखाया गया है कि जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ और सन 1947 के बाद तुरंत 1948 में एक बड़ा जीप घोटाला हुआ जी। अब इसको देखकर लगता है कि कुछ लोग तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग इस लालसा में थे, मौके का अवसर देख रहे थे कब देश आज़ाद हो और कब हम सत्ता में बैठे। और सत्ता में बैठते ही 1948 में इस घोटाले ने उस बात को सिद्ध कर दिया जी। तो देखने में यह आता है कि यदि नेता लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं देश का, ये अपना सही उदाहरण प्रस्तुत करते प्रारंभ से ही, तो इस प्रकार के घोटाले देखने में नहीं आते। रविंद्र सिंह जी, हमेशा ये जब नेता नगरी से बातचीत हो, नौकरशाही से बातचीत हो, तो वो कहते हैं अगर देने वाला देगा ही नहीं तो लेने वाला ले कैसे पाएगा। अगर घूस देने वाला घूस देगा ही नहीं, अगर नैतिकता जनता की बची रहेगी, जनता अगर शॉर्टकट नहीं लेना चाहेगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये बात भी अक्सर कही जाती है। भ्रष्टाचार हम किस तरह से हमारा पनप रहा है उसका एक मूल कारण है जो शिक्षा नीति, जो बच्चे को जो हम सबसे पहले शिक्षा देते हैं वहीं से शुरुआत होती है। माता पिता का एक योगदान बहुत बड़ा है उसके अंदर वो बच्चों को शुरू से शिक्षा देते हैं। जब पहले बच्चे, अगर आपने देखा होगा इतिहास जो हमें बताता है, जब पहले बच्चे स्कूल में जाते थे वो पैदल जाते थे
और उनके अंदर कोई भी किसी तरह की लालसा नहीं होती थी, पढ़ने के सिवा दूसरी चीज़ नहीं होती थी। आज हम प्राइमरी स्कूल से जिस टाइम उसमें एडमिशन कराते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम बढ़िया से बढ़िया स्कूल में बच्चे को अपने पढ़ाएं और सारी सुविधाएं उसे दें, बस से भेजेंगे। उन्हें जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ है वो उन्हें समझ में नहीं आती किस तरह से है, तो बहुत अच्छी चीज़ देख के चलते हैं, उसी पर उनके फोकस होता है कि हम किस तरह से आने के बाद में उसे हम टारगेट बनाते हैं कि हम किस तरह से अचीव करें उसे। ठीक बात है। तो इसका एक जो है ना, माँ बाप उसके लिए एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। हेमेंद्र राजपूत जी, भ्रष्टाचार की जो तासीर अचानक से बढ़ गई है, तो ये समस्या नई है या युगों युगों से चली आ रही है? पुराने समय में इस प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं थे। व्यक्ति अपने में जितना कमाता है उसमें थोड़ा संतोष करके चलता था कि हमारे पास जितनी धन संपदा है उसमें हम अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रगति हुई, आधुनिक काल के अंदर भौतिकवादी युग जो आया, उसमें पैसे की लालसा बढ़ी। ठीक बात है। और उस पैसे की लालसा ने कि हमारे पास ये ऐश्वर्य के साधन होने चाहिए, फिर बढ़कर इतने साधन होने चाहिए, इस प्रकार से लालसा जिज्ञासा बढ़ती गई। और व्यक्ति, चूंकि चरित्र इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है, चरित्र व्यक्ति का गिरता गया और चरित्रवान बनाने की जो प्रक्रिया पहले काल में थी, वो प्रक्रिया बंद हो गई। तो व्यक्ति की लालसाएं, इच्छाएं बढ़ती चली गई और वो भ्रष्ट जीवन की तरफ बढ़ा, पैसा कमाने की तरफ बढ़ा और उसने इस प्रकार के कार्य करने शुरू किए। और उसको कुछ संकोच नहीं होता। आज तो स्थिति यह है कि जैसे पैकेज दिखाया गया, हर दशक में भ्रष्टाचार के घोटाले बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो हर संसदीय सत्र में हो रहे हैं, हर 3 महीने बाद एक नया बहुत बड़ा घोटाला, पिछले वाले को ढकने वाला घोटाला सामने आ जाता है। हाँ, यही देखने में आ रहा है। चारा घोटाले तक हो रहे हैं, खाद्यान्नों पर घोटाले हो रहे हैं। अब किस किस विषय को देखा जाए, जहां जिसको भी अगर खोलकर देखा जाए, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाले निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल। रविंद्र सिंह जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बारीक तरीके से समाज को समझते और देखते रहे हैं। आजकल ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता? सिर्फ सरकारी बातों को छोड़ दिया जाए, सरकारी घोटाला जो होता है उन्हें छोड़ भी दिया जाए, समाज की सेवा करने वाले एनजीओ बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बल्कि लगभग समझा जाने लगा है कि एनजीओ जो खोला जाता है वो भ्रष्टाचार के लिए खोला जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। एनजीओ उसके लिए खुला जाता है, पर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार उसके लिए समाज है। अगर समाज, हम चाहेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं बढ़े, तो हमें उस तरह से अपनी सारी चीज़ व्यवस्थाएं जो है ना, अपने आप शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके बाद में सबसे पहले अपने बच्चों को देनी पड़ेगी, उसके बाद में समाज की बात करें। अगर हम अपने आप को सुधार सकते हैं, उसके बाद समाज तो सुधरेगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार करने के लिए हम अपने आप जिम्मेदार हैं। हम इतनी आकांक्षाएं अपने उसमें पाल लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं कि मेरे जीवन में ये भी, दूसरे को देख के, पर हम उसके नीचे नहीं देखते उसने कितनी मेहनत करके वो वहाँ जा रहा है। बहुत शॉर्ट टर्म में करके हम उसे अचीव करना चाहते हैं। वो देश ठीक नहीं है। हम किसी पे ब्लेम डालें कि हमारे नेता भ्रष्ट हैं या हमारे नौकरशाही भ्रष्ट हैं। सबसे पहले जौन सी भी चीज़ है, शुरुआत में फिर वही कहूँगा, शुरुआत अपने घर से शुरू होती है। ठीक है। अगर आप अपने घर को सुधार सकते हो तो भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत जी, आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। समाज में बहुत अच्छे लोग हैं और अपने जीवन के अच्छे उदाहरण रखते हैं, बड़ी ईमानदारी से जीवन जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज के व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर ऊपर बढ़ते हैं, तो ऊपर जाकर के उनको जो लालसा पैदा होती है, इच्छा शक्ति जो उनकी जागृत होती है भौतिकवादी जीवन की तरफ बढ़ने की, उसमें वो भ्रष्ट होते हैं। देखने में ये भी आता है कि जो केवल नेता ही भ्रष्ट हैं ऐसा नहीं होता, तो उनके नीचे जो नौकरशाही, जो हमारे यहाँ नौकरशाही है, वो उसका जो पैटर्न है काम करने का, वो बिल्कुल अंग्रेजी शासन काल, बिल्कुल लाल फीताशाही है। लाल फीताशाही की तरह से जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार का हमको नौकरशाही दी, उसी पैटर्न पर चलते चले आ रहे हैं। देश भले ही आज़ाद हो गया, अगर कोई राजनेता नया भी जाता है चुन करके, जनता उसको भेजती है, तो ये नौकरशाही उसको तरीके सिखा देती है कि आपको इतने खर्चे करने हैं, इतनी काम करने, इतनी भागदौड़ करनी है। तो वो नौकरशाही उनको सिखा देती है कि ये रास्ते हैं, इस प्रकार से आप उदाहरण ही देख लीजिए। अब जैसे किसी ने पुल बनाने का ठेका लिया, तो पुल बनाने का ठेकेदार तो ये सोचता है कि भाई मैं बहुत अच्छा पुल बनाऊंगा, और इसमें से कुछ प्रतिशत तय कर लेता है कि भाई 10% या 20% मैं इसमें से कमाऊंगा, बाकी सारा का सारा मैं लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो ठेकेदार जिससे उसने ठेका लिया, वो उसको कहता है कि भाई मेरा भी प्रतिशत तय है, इसमें 20% मुझे दीजिए। फिर नीचे जो इंजीनियर बैठे हैं वो उसको पास करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे भी प्रतिशत डिपार्टमेंट में बांटना है, उनका 20% हो गया। अब वो 100% में से 40% तो निकल गया,
अब वो जो ठेकेदार है वो सोचता है कि भाई 20-20% मैंने इनको दे दिया, 20% पर तो मेरा लीगल अधिकार बनता है एक प्रकार से, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर जो काम 90% में 80% में होना चाहिए था, वो कार्य 40% में हो रहा है, तो वो कैसे ठीक होगा, कितने दिनों तक चलेगा? यह एक उदाहरण है। रविंद्र सिंह जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि पहले के समाज को देखा जाए, हमारे पुरखों के समाज की जो बातें हम सुनते हैं, दादा नाना की बातें जो सुनते हैं, जो सिस्टम था वो समाज के हवाले था। अब सब कुछ नौकरशाही के हवाले है। परेशानियां भी शायद तभी से बढ़ी हैं जब ताकत इन लोगों के पास आ गई है। समाज के पास जब तक था सिस्टम सब ठीक चल रहा था। अधिकार देने वाले कौन है? अधिकार देने वाला भी उन्हें समाज ही है। अगर समाज इस चीज़ को उसे करने में अपने, क्योंकि समाज के जो आदमी हैं उसमें से कुछ आदमी अगर आगे बढ़ के इस चीज़ को बंद करना चाहे तो हो सकते बड़े आराम से उस चीज़ को, उस टॉपिक को वो करें। आपने पुराने समाज की बात की, जो हमने बचपन में देखा, छोटा था, उसमें क्या था, पूरा परिवार एक साथ बैठ कर शाम को चौपाल पे बातचीत करता था, एक दूसरे की सबकी पता होती थी कौन क्या कर रहा है। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हर आदमी अपने आप में, अपने भाई से भी अलग होकर वो अपने आप में खोया हुआ है। सुबह निकलेगा, शाम को मशीन बना हुआ है, उसके बाद में उसके टारगेट होते हैं, किसी अपने भाई की, किसी की उसे सुध नहीं है, उसके बाद में किसी से बात नहीं करेगा, किसी के बारे में कुछ पता नहीं है उसे, उसके बारे में किसी और को पता नहीं है। तो एक समाज में भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण एक ये भी है कि हर आदमी जो है ना अकेला महसूस कर रहा है, अकेला उस पूरे भ्रष्टाचार से फाइट कर रहा है, अपने आप को जो है ना लड़ने में, जो है ना उसे अपने आप को आगे दिखाने में सबसे आगे अपने में, और आगे दिखाने के लिए फिर हम जो है इसके झूठा मान सम्मान दिखाने की कोशिश करता है, उसके लिए फिर पैसे की जरूरत पड़ती है। उस पैसे को अचीव करने के लिए फिर वो गलत काम करता है। हाँ, हेमेंद्र राजपूत जी, बहुत सही बात है। झूठी शान जो दिखाने की कोशिश हो रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग जिनकी नीड आराम से पूरा हो सकती है, बढ़िया तरह से लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, बावजूद इसके और धन। अभी खेल में जो कुछ हुआ, श्रीसंत जैसा बड़ा खिलाड़ी, सब जानते हैं आईपीएल में कितना पैसा मिलता है, सब जानते हैं, सारी नीड पूरी हो सकती है, बावजूद इसके और पैसा, एक बॉल बेच दी, खिलाड़ी बिक गए, आत्मसम्मान बेच दिया, गैरत बेच दी, देश के लिए खेलने का जो जज्बा है, स्वाभिमान है, सब बेच देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये लालसा ही तो भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रही है। आप देखिए, जीवन जीने के लिए, ऐश्वर्य और भौतिकवादी जीवन में जाने के लिए भी व्यक्ति, अगर उसके पास अपना मकान है, अच्छा मकान है, उसके पास गाड़ियां हैं, इसके बावजूद भी बैंक बैलेंस है, फिर भी उसकी लालसा कम नहीं हो रही। पेट भरने के लिए आखिर कितना चाहिए? बिल्कुल। और उस लालसा में वो कहां तक ले जाता है बैंक बैलेंस को, माने इंटरनेशनल बैंकों में जाता है, स्विस बैंक के अंदर अपना खाता खोलता है और वहां पर उस पैसे को जमा करता है। हाँ। अभी आप दिखा रहे थे कि कम से कम 240 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंकों में भारत का जमा है। हाँ। तो इतना पैसा जमा है कि 60 वर्ष तक अगर भारत के प्रत्येक नागरिक को 2000 रुपए भी दिया जाए तब भी वो खत्म नहीं होगा। गरीबी तुरंत मिट जाएगी, गरीबी तुरंत मिट सकती है। लेकिन रविंद्र सिंह जी, आपने कहा था समाज जिम्मेदार है। सवाल यह है कि स्विस बैंक में समाज के कितने लोगों का पैसा है? 1% लोग हैं जो 90% भ्रष्टाचार करते हैं, 1% लोग हैं जिनका पैसा स्विस बैंक में है, 99% लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी थोड़े हैं। अब इसमें जो है ना हमारी सामाजिक व्यवस्था है इतनी, आज जो पहली में रात में इतना अंतर आ चुका है। पहले गांव में न्याय पंचायत होती थी, पंचायत में अगर कोई आदमी गलत काम करता था, शाम को बैठ कर उसके बाद में बात होती कि ये आदमी गलत चल रहा है, उसका बहिष्कार तक हो जाता था। आज हो नहीं सकता बिल्कुल भी। अगर आदमी ऐसे करेंगे तो आज बहिष्कार करने में केवल हावी वही आदमी है जो उसमें जो है पैसा कमा के गलत तरीके से सबसे ऊपर है। जो सही आदमी है वो नीचे है, उसकी आवाज़ दबी, उसे अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत जी, सवाल ये भी है कि अगर हर बार अगुवाई ही करनी पड़े, जो रोज रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता है, कितनी अगुवाई करे, कहां कहां आंदोलन करे, कितने आंदोलन करे? लोग आंदोलन के लिए तैयार बैठे हैं, चाहते हैं, लेकिन रोजी रोटी भी कमानी है। हर बार आंदोलन करके काम थोड़ी चलेगा, उन्हें शाम को जाकर अपने बच्चों के पेट भी पालने। बिल्कुल ठीक है, आंदोलन तात्कालिक समय के लिए होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा स्थायी प्रभाव नहीं होता, लंबे समय तक उनका प्रभाव नहीं रहता, कुछ समय तक रहता है। अभी जो रविंद्र सिंह जी ने बात कही है कि समाज का भी प्रभाव इसमें रहता है, लेकिन समाज का मैं इतना प्रभाव मानता हूं, लोकतंत्र के अंदर यदि समाज चाहे, लोकतंत्र में नागरिकों को मत देने का अधिकार है, यदि उस मत का वो ठीक ढंग से सदुपयोग करे कि मुझे किस व्यक्ति को चुनना है, किस राजनीतिक दल को चुनना है, कौन सा राजनीतिक दल भ्रष्टाचार से अलग है और राष्ट्रीय संदर्भ में सोच रखकर चलता है कि हम वही करेंगे जिसमें देश का उत्थान होगा।
देश की भलाई होगी। ऐसा विश्व के अंदर बहुत से देशों के अंदर नागरिक सोचकर चलते हैं और वहाँ के सरकारें सफल हैं। ठीक बात है। लेकिन ये समाज पर इतना तो जरूर है कि समाज इतना अंकुश रख सकता है कि उस पर उसको वोट देने का अधिकार है, उसके पास आधुनिक युग में लोकतंत्र में एक शस्त्र है मत देने का। हाँ। उस शस्त्र का ठीक समय पर ठीक उपयोग यदि जनता ने कर दिया तो वो 5 साल तक निसंदेह ठीक प्रकार का सरकार और ठीक प्रकार का शासन अपने ऊपर देखेगी। रविंद्र सिंह जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए सवाल के तौर पर आपके सामने तक रख रहा हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो नहीं सोचते होंगे कि ठीक आदमी को चुनना है? अपनी समझ से ठीक आदमी को ही चुना जाता है, अपनी समझ से वैसी पार्टी को चुना जाता है जो हमें लगता है कि भ्रष्टाचारी नहीं होगी। जितनी भी पार्टियां आई हैं किसी ना किसी बड़े आंदोलन के प्रतिरूप में आई हैं, समाजवादी पार्टी हो या फिर मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, कितनी ऐसी पार्टियां जो बड़े आंदोलन से निकली हैं, लोगों को लगा कि अब कुछ बदलाव लाएंगी, समाजवाद की बात करेंगी, अच्छी बातों की बात करेंगी। अब आम आदमी पार्टी नहीं आई है, लेकिन कुछ साल बाद जाकर सब वही गड्ढमट, विकल्प कहां बचता है? जो नई संरचना हुई है उसका जो है ना तरीका गलत है। आज हम जो है ना समाज को जो है ना सबसे पहले तो हमने 2 वर्गों में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम में, उसके बाद भी हम आगे बढ़ के उसके बाद में समाज में आ गए। ये हमारा हिंदुओं में भी ये ब्राह्मण समाज है, दलित समाज है, जाट समाज है, ये सैनी समाज है। हम जातिगत पर चले गए और जातिगत जाने के बाद में उसके बाद में सबसे पहले आदमी की होती है अपनी जाति से जुड़ने की, जो समूह है उस समूह में होता है वो। वोट डालते टाइम फिर उस चीज़ को नहीं देखते कौन आदमी भ्रष्ट है, फिर वो उस आदमी को देते कि मेरे समाज से किसने दिया है, कौन कैंडिडेट है, उसे वोट दे रहे हैं। वो बहुत गलत है। वो इस वजह से हम उस पर सबसे और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है उससे कम होने की वजह। डॉक्टर हेमंत राजपूत जी, अक्सर कहा जाता है ज्यादातर समस्याओं के मूल में कि साहब अशिक्षा है, लोग शिक्षित नहीं हैं, जागरूक नहीं है, सारा ठीकरा लोगों पर ही फोड़ा जाता है, इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए बाकी समस्याएं हो रही हैं। कर्नाटक में चुनाव हुए थे, अभी एक रिसर्च आई थी कि कर्नाटक में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जो वेल क्वालिफाई हैं, कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां उच्च शिक्षित लोग बहुत ज्यादा हैं, टेक्नो सेवी लोग बहुत ज्यादा हैं, वहां पर भी ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जातिगत आंकड़ों पर ही वोट डालने जाते हैं। पूरी पूरी राजनीति जाति पर टिकी हुई है। बिल्कुल ठीक है, इसका प्रभाव समाज में है, अभी दूर नहीं हुआ, लेकिन इसको दूर करने का माध्यम शिक्षा ही हो सकती है। वो तो शिक्षित हैं, कर्नाटक में शिक्षित हैं, उच्च शिक्षित हैं सारे लोग। हाँ, उच्च शिक्षित हैं, लेकिन उनके अंदर उच्च शिक्षा या जो आज की शिक्षा का पैटर्न चल रहा है ये उसको दूर नहीं कर सकती। इस उच्च शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण के लिए भी शिक्षा देनी पड़ेगी, नैतिक शिक्षा देनी पड़ेगी। हाँ। तब जाकर के ये समस्या का समाधान प्राप्त हो पाएगा। रविंद्र जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में खूब काम करते रहे हैं, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम आपने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किया है, लेकिन आपके अनुभव से मैं जानना चाहता हूं, क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार कम है? शिक्षित कौन करेगा, नैतिक शिक्षा देगा कौन? एक सरकारी स्कूल का टीचर पूरा आकंठ डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में। हमारी विडंबना तो यही है, शिक्षा से शुरुआत होती है। सबसे पहले जब हमारा जो टारगेट अपने बच्चों को शिक्षा देने का, अच्छी शिक्षा देने का, पर हम ये नहीं देख रहे वो अच्छी शिक्षा किस टाइप की है कि समाज में जीने के लिए उनका टारगेट होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा बने और उसके बाद में अच्छे पैसा कमाए और हम ढंग से रहें, लिविंग स्टाइल हमारा अच्छा रहे। पर वो ये नहीं देखते उसमें नैतिकता हमें जो सबसे पहले किस तरह देनी है कि आने इस चीज़ के मतलब दुष्प्रभाव क्या होंगे और क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो कौन बताएगा? सबसे पहले माँ बाप है। अगर माँ बाप ही उन्हें नहीं रोकेंगे, नहीं टोकेंगे तो उसके बाद में वो रुकेंगे कहाँ? सबसे पहले जिस टाइम हम शुरू में बच्चों को स्कूल में भेजते हैं साइकिल दिला देंगे, पैदल चलाने की व्यवस्था उनकी सब खत्म कर दी है, तो उनके जो अचीव जो बच्चों के हैं जो सोचने की शक्ति है वो वहाँ से शुरू होती है कि नहीं मेरे पास में इतना है, उससे आगे मुझे बढ़ना है। वो नीचे को अपने देख ही नहीं पा रहे हैं। हाँ। और नीचे नहीं देख के उसके बाद में अगले देख के। हेमंत राजपूत जी, डॉक्टर हेमंत राजपूत जी, शिक्षक समाज के प्रति एक प्रश्न उठा है। ये कहना चाहूंगा कि सारा शिक्षक समाज भ्रष्ट नहीं है। हाँ, ये बात मान ली, पूरा समाज भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। शिक्षक जो शिक्षा दे रहा है आज के समय में और थोड़ा पिछले समय का शिक्षा को देखें तो लोग भाग निकल कर आए हैं। ऐसा नहीं कि सारा समाज भ्रष्ट हो गया है, सब भ्रष्ट हैं, ऐसा नहीं। समाज के अंदर अभी भी बहुत ईमानदार लोग हैं। वो कहाँ से आए हैं? वो भी तो शिक्षकों ने शिक्षा दी है तभी उसमें से निकल कर आए हैं। कुछ लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सारा का सारा समाज एकदम भ्रष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये पूरा तंत्र चल रहा है, कुछ ना कुछ ईमानदार लोग इतने हैं कि वो अपना इस सारे तंत्र को चला रहे हैं।
तो ये शिक्षकों के द्वारा ही शिक्षा दी गई है। रविंद्र तो सिंह आज जी कुछ पूछना चाहते हैं ये लोग आपसे। आगे जाकर रविंद्र जी, के बात ईमानदारी से काम कर रहे सवाल हैं। कीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा है, मैं शिक्षक समाज की बात नहीं है, शिक्षा पद्धति जो हमारी है, हाँ। वो शिक्षा पद्धति हमारी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह से समाज में जो है ना भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है शिक्षा पद्धति की वजह से। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ था, हमारी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आना चाहिए था। शिक्षा पद्धति वही है जो अंग्रेजों के समय की है, उसी शिक्षा पद्धति के आधार पर उसी में विकास करते चले जा रहे हैं, उसी को आधार बनाकर शिक्षा दी जा रही है। हमारी भारतीयता जो प्राचीन काल की शिक्षा थी, उसका मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए था। उसको डॉक्टर हेमेंद्र आधार जी, बनाकर शिक्षा देनी चाहिए थी। डॉक्टर हेमेंद्र उस समय जी, भी तो नैतिक शिक्षा थी, चरित्रवान लोग थे। जब तक चरित्रवान लोग बनकर अपना उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे समाज के अंदर। डॉक्टर हेमेंद्र जी, अभी रविंद्र जी ने एक बात कही, रविंद्र जी ने एक बात कही कि पैदल चलने की जहां जरूरत होती है, जहां चला जा सकता है, वहां भी मोटरसाइकिल दे दी जाती है। मैं एक इससे बुनियादी सवाल आपसे उठाना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता है भ्रष्टाचार की मूल वजह ये भी है कि उस जरूरी मेहनत से बचा जा रहा है। अब आसानी से चीजें प्राप्त हो रही हैं तो उस आसानी की ललक बढ़ गई है। एक बटन दबाकर सैकड़ों लीटर पानी ऊपर तक चढ़ाया जा सकता है, तो वो जो कुएं से खींचने की बात थी, बाल्टी लाने वाली जिससे थी, जल बर्बादी नहीं होती थी। बर्बादी इसीलिए होती है, पहले कहां बर्बादी होती थी पानी की, क्योंकि उसमें मेहनत लगती थी। एक ही उदाहरण है सिर्फ, ऐसा ही समाज में हो रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है तो बर्बादी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। वही चीज हमारी शिक्षा पद्धति पे, जो शिक्षा पद्धति है हमारी वो कमर्शलाइज हो गई। पढ़ने का हमारा बेसिकली ना तो गवर्नमेंट का उधर ध्यान है बिल्कुल भी। अगर गवर्नमेंट शिक्षा फ्री कर दे, सबकी समान शिक्षा हो और शिक्षा बिल्कुल फ्री हो, तो उसके बाद में अपने आप भ्रष्टाचार लगाम लेगा। स्टार्टिंग वहीं से होती है जब हमारी लेकिन शिक्षा तो फ्री की हुई है, आज शिक्षा अभियान चल रहा है, राइट टू एजुकेशन है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन्हीं वजह से हो रहा है, नई नई योजनाओं की वजह से। उसके बाद में आप देखो प्राइवेट स्कूल कितने खुल रहे हैं, कितने कॉलेज खुल रहे हैं, उनकी फीस कितनी है और वो क्या पढ़ाते हैं, किसी ने चेक किया? कोई प्राइवेट स्कूलों पर लगाम नहीं है। हाँ, उस पर लगाम लगना चाहिए। लोग सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते, इसलिए प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ भी तो वही आता है जो तड़क भड़क वो देख रहे हैं आज की डेट में। अगर पांच बच्चे या कोई 5 आदमी कहीं सड़क पे जा रहे हैं, उसमें एक सूटेड बूटेड है और 4 आदमी खड़ा है, हमारी सबसे पहले होती मिलने की इच्छा होती है जो सूटेड बूटेड उससे होती है। चाहे भले से वो 4 जो गरीब हैं वो अच्छे हों, उनसे नहीं मिलते। एक कारण ये भी है। उसके बिना समाज की प्रगति तो होनी चाहिए, विकास होना चाहिए जी। अब ये नहीं कि हम बाल्टी से पानी भरते थे तो हमने अपना वैज्ञानिक विकास किया, उसमें आधुनिकीकरण लाए, उसमें और सुविधाएं लाए, ये तो विकास चलेगा, इससे भी आगे पहुंचेगा विकास। लेकिन उसमें अपने आप को दिशा होनी चाहिए, संभाल होनी चाहिए, और दिशा मिलेगी हमको शिक्षा से। और ये बड़ा धीरे धीरे चलने वाला है, स्लो प्रोसेस है इसका, धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से। सामाजिक परिवर्तन एकदम नहीं हुआ करता। ये सामाजिक परिवर्तन हो सकता था इतने वर्षों में जब से देश आजाद हुआ, यदि देश आजादी के बाद तुरंत शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया गया होता। सारी शिक्षा लॉर्ड मैकाले की पद्धति के आधार पर स्थापित कर दी गई। सब हमको किताबी कीड़ा बना दिया गया, बच्चों को बड़े बड़े थैले दे दिए गए। उसमें नैतिकता कहीं पाठ में नहीं दिया गया। अपने उदाहरण नहीं दिए गए। पाइथागोरस विद्वान भारत के अंदर आए, भारत में उन्होंने यहाँ के सुलभ सूत्र पढ़े, सुलभ सूत्र पढ़कर उन्होंने एक नए प्रमेय बनाई, उसको पाइथागोरस प्रमेय कह दिया। हमारे यहाँ के इस प्रकार के वैदिक काल के, महाभारत काल के, रामायण काल के शिक्षा पद्धति के कोई उदाहरण तो प्रस्तुत किए गए होते। अब उन उदाहरणों को लोग कह देते हैं कि ये तो सांप्रदायिक उदाहरण है। हम थोड़ा विषय की ओर लौटते हैं, भ्रष्टाचार की थोड़ा बात करते हैं, समाधान की ओर जाने की कोशिश करेंगे। समस्या तो खूब बड़ी है। डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत जी, क्या लगता है क्या कर दिया जाए कि ठीक हो जाए? आप कह रहे हैं धीरे धीरे चला जाए तो ठीक हो सकता है, लेकिन क्रांतियां तो अचानक हो जाती हैं, और क्रांतियां खूब हुई भी हैं। हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, बहुत क्रांति हुई और अचानक से अच्छे बदलाव देखने को मिल गए। कोई क्रांति नहीं हो सकती? संभव है, क्रांति होती रही है, आगे भी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकती। समाज का परिवेश है, कब उसके मन में आ जाए और बहुत लोग इकट्ठे होकर आंदोलन कर जाएं। अभी पीछे अन्ना हजारे जी का आंदोलन हमने देखा, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लेकिन उसका जो परिणाम आना चाहिए था वो परिणाम नहीं आया। लेकिन इस प्रकार के जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन, वो परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से यदि लाए जाएं, लोगों को शिक्षित किया जाए। अब देखिए, पहले अनपढ़ लोग थे, आज अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं। तो वो कुछ सीखते हैं, समझ रहे हैं। तो उस सीख और समझ में यदि हम चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को डाल दें तो सबका भला होगा, मोरल वैल्यू बढ़ानी होगी, नैतिकता बढ़ानी होगी। वक्त थोड़ा सा कम है, तो रविंद्र जी आपको क्या लगता है क्या कर दिया जाए कि ठीक हो जाए? समाधान कैसे आ सकता है? मेरा मानना ये है, हर चीज़ की जड़ जो है ना, सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को और अपने आप को जो है ना उस तरह की शिक्षा देनी होगी। शिक्षा तो ठीक है,
जो आज की शिक्षा भी जरूरी है, पर उसके साथ में नैतिक शिक्षा जो जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, वो भी जरूरी है। वो कहाँ से मिल सकती है? माँ बाप से। माँ बाप उनसे बताएं, उन्हें बताएं कि इस चीज़ से क्या गलत हो सकता है और क्या ठीक है। जी। अपने आप ठीक होगा समाज, और समाज सब जुड़ेगा। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। रविंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत जी आपका बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। एक ही बात निकल कर सामने आ रही है, नैतिक शिक्षा जरूरी है, लोगों के मोराल को बूस्टअप करना, बढ़ाना जरूरी है, ईमानदारी लोगों के अंदर लाना जरूरी है, लेकिन ये कहीं बाहर से नहीं आएगी, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता, घर से आएगी। घरों को संभालना होगा, अपनी पीढ़ियों को संभालना होगा, तभी सब कुछ बच पाएगा, नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा। समस्या और समाधान में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमें देखते रहिए।